डेवलपमेंट आ रही होती है। अब डेवलपमेंट डिले भी आ रहा होता है, ये हम ना अक्सर औकात डिटेक्ट कर रहे होते हैं चिल्ड्रन में। 13% जो होता है वो चिल्ड्रन में डिटेक्ट हो रहा होता है और 21 साल की उम्र में हम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट का डिले आ रहा होता है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारे पास आ जाती है, स्पेसिफिक लर्निंग का मसला आ जाता है, फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आता है, मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है, फिजिकल इम्पार्टमेंट आ जाता है, और ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एग्जामिन फिजिकल थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो एग्जामिन करे। अब यहाँ पे क्या आता है कि PDD आ जाता है। PDD क्या होता है कि हमारे पास परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये जो होता है ये प्रीवेलेंट जो होता है डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना PDD में मतलब परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटिज़म। ये कंडीशन इन्वॉल्व होती है जहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम या सोशल इंटरेक्शन में आ रहा होता है। बच्चा कह रहा होता है कि मैंने जो है वो खेलना नहीं है दूसरे बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन नहीं करनी, तो ये एक बीमारी में आ गया, डेवलपमेंट डिले डिसऑर्डर आ गया जो हमारे पास ऑटिज़म में आ गया है, ठीक होगा। और ये सबसे ज़्यादा हो रहा था, ये MCQs में भी पूछ सकते हैं कि कितने परसेंटेज हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम में क्या होता है कि वो सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर रहा होता ऐसा बच्चा, उसको कम्युनिकेशन बोलने में मसला होगा, टिपिकली एवरेज और अबव सोशल इंट्रैक्शन ही नहीं अपनी रख रहा होता। और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी एवरेज इंटेलिजेंस होती है या एवरेज से भी कम होती है। चाइल्डहुड डिस्टिंग्विश डिसऑर्डर, ये कंडीशन जो होती है प्रेजेंट होती है एज ऑफ 2 to 10 ईयर्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ आ जाती है। फिर आता है रेट सिंड्रोम, ये जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें मोटर फंक्शन की डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। फिर आता है परवेजिंग डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये जो होता है ये माइंड की मतलब इंट्यूशंस में चला जाता है, माइंड की डेवलपमेंट में मिडल किस्म की ऑटिज्म होती है, मतलब अभी इतनी सीरियस नहीं हुई। नेशनल सेंटर ऑफ बर्थ डिटेक्ट ने डेवलपमेंट डिसेबिलिटी ने बताया कि 1 से 10 जो बच्चे होते हैं ना उसमें ऑटिज़म होता है। मतलब अगर आपके पास 110 बच्चे ना उसमें से एवरेज एक बच्चे को तो ज़रूर ऑटिज़म होगा। अगर वो कह रहा है मैंने दूसरों के साथ खेलना भी नहीं है, मैंने कम्युनिकेशन भी नहीं करनी, सोशल इंट्रैक्शन नहीं करना, ठीक हो गई, ये आ जाता है। ऐसे बच्चे को फ़ौरन डायग्नोस किया जाए और उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अटेंशन डिफेक्टेड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक 5% अमेरिकन चाइल्ड जो होते हैं इस इंट्यूशन से का शिकार होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है ADHD, यहाँ पे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी होता है, इनएबिलिटी टू स्टिल और अक्सर औकात बच्चे होते हैं वो किसी के भी घर जाए ऐसे आराम सुकून से नहीं बैठ सकते, तो ये भी डिसऑर्डर आ गया ना उनमें। तो मतलब क्या आ गया, इंट्यूशन डिफेक्टेड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक डायग्नोस होते हैं स्टैटिस्टिक मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर के, और फिर हम मेंटल डिसऑर्डर सब ज़्यादा अगर हमें ना समझ लग रही हो तो हम साइकोलॉजिस्ट को रेकमेंड कर देते हैं। अदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ग्रोथ का आ रहा था, डेवलपमेंट आ रही थी, भूख ना लगना, शाइनेस होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, सॉल्ट बिहेवियर होना है। फिर उसके बाद ओबेसिटी इन चाइल्ड आ जाता है। अच्छा, मोटापा जो होता है ना ये बहुत सी बीमारियों का शिकार करता है, तो ऐसे बच्चे जो छोटे हैं उसमें BMI वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, प्री स्कूल ईयर से, ठीक है। तो अडल्टहुड में भी तो जाके प्रॉब्लम करेगा, थ्रू आउट द चाइल्डहुड तंग करेगा। तो इसके ज़रिए 1970% जो होता है 1970 में 15% जो चाइल्ड थे वो एल्डोसेंट का शिकार थे, ठीक हो गया। अब एल्डोसेंट में ओवरवेटेड थे, जब वो बड़े हुए यंग हुए तब भी ओवरवेटेड थे। तो ऐसे में क्या आना चाहिए, मोस्ट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स उसको देने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ानी चाहिए, बिहेवियर सोशल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, फैमिली की पार्टिसिपेशन चाहिए प्रिवेंशन प्रोग्राम में, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खाए, लो कैलोरीज अपनी बॉडी में रखे, एक्सरसाइज करे, और कम्युनिटी का भी व्यूज़ में आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास एनोरेक्सिया और बुलिमिया आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा है, इसके साथ और ये अक्सर औकात आ जाता है और ये अच्छा टॉपिक है। एनोरेक्सिया और बुलिमिया क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है ये हमारे पास ना खाने का डिसऑर्डर आता है, सेल्फ इमेज हो रही है, अक्सर का जो मॉडल्स होती है ना वो एनोरेक्सिया का शिकार होती है। वो कहते हैं हम ओवरवेट ना, मैं ये अगर बर्गर खाऊंगी या मैं ये पराठा खाऊंगी तो मैं ओवरवेट हो जाऊंगी। एक्टर्स भी मोस्ट प्रॉबेबली यही होते हैं, मतलब वो ओवरवेट होकर खाना अगर उन्होंने टेस्ट के लिए खा लिया फिर उंगलियां मार मार के ना, फिर अगर ये हमारे पास आ गया एनोरेक्सिया। दूसरा था बुलिमिया, उसमें क्या होता है कि आपने खाना खा लिया तो फिर आप उंगली मार मार के वॉमिटिंग कर रहे हो, मतलब सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करवा रहे हो,
तो ये जो 2 फैक्टर है, जब हमारी बॉडी को सही से नहीं मिलेगा, अगर हम फ्री मील ट्रेड भी पढ़ेंगे उसमें भी हम इसका डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे अगर हमारी बॉडी को सही ये चीज़ें नहीं मिल रही, फूड नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, पुअर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, एनीमिक होने लग जाएगा, डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, सेल्स की डिविजन्स नहीं हो रही होंगी, वाइट ब्लड सेल कम होंगे, ऑफकोर्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन कंटेंट ही नहीं पूरा हो रहा। तो ये जो होता है ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बाइंडिंग ईटिंग रैपिडली विद द फील दैट कैन नॉट स्टॉप और कंट्रोल देयर ईटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक फॉर द पास्ट 3 मंथ, ठीक है। ओवर ईटिंग करना, ठीक है, लेग्जेटिव कहेंगे, हम भूखा रखेंगे, भूखे रहेंगे, रोज़ा रखेंगे, ठीक है। और वॉमिट खुद करना, 2 से अगर 3 मंथ में 2 दफ़ा खुद ही वॉमिटिंग कर देना, अपने आप को खुद ही जज करना कि मैं ओवरवेट हो गई, मेरी बॉडी की शेप ख़राब हो रही है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एनोरेक्सिया बुलिमिया में आ जाती है, ठीक है।